हाँ भाई, तो मैंने कहा था कि हम कुछ मिक्स स्टैंडर्ड सा करेंगे जो कि थोड़ा सा खतरनाक सा तोड़कता भड़कता हुआ होगा। ज़्यादा होगा? अच्छा, तो ज़्यादा होगा। अच्छा, हमने खैर अपने रिस्क को कवर किया, फिर रिस्पॉन्सेस को कवर किया, फिर उसी के अंदर कुछ रिपोर्टिंग की चीज़ें देखी, फिर मैं इंटरनल कंट्रोल पे आ गया, और इंटरनल कंट्रोल में भी हमने टेस्ट डेटा की चीज़ें सीखी, और फिर बाकी कंट्रोल्स की चीज़ें। अब क्योंकि पेपर हमारा स्पेसिफिक एरिया से नहीं आता, हमारा पूरे ऑडिट से आता है, तो मुझे हर एक आयजा को टच करते हुए जाना है। तो आज मैंने कोशिश ये की है कि 3 से 4 आयजा एक ही सवाल में टेस्ट हो जाएं, वो भी इतने छोटे सवाल के साथ। यानी एक पेज पे आ रहा तो इसका मतलब एक पेज पे भी तो नहीं, खैर ये मतलब एक हिस्सा है उसका। तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो ये मैं बताऊंगा नहीं कि इसके अंदर क्या है, मैं खाली रिक्वायरमेंट रीड कर लेता हूँ, ज़रा देख लेते हैं। Evaluate each of the above matters and identify the audit risk. ओके, अच्छा, फिर रिस्क फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, सही है, वो आपको देखना है। डिस्क्राइब द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर दैट यू वुड बी परफॉर्मिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर। और फिर हमने, जैसे हमारे भाई की फरमाइश थी, कैसे थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी डालिए कि आप बताएं हम इसमें क्या करेंगे, पर वो थ्योरी नहीं होती है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको याद नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। तो मैंने आखिर में ये भी कहा है कि भाई मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ऊपर वाले सिनेरियो में अगर तो तुमने सही पिक किया तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो फिर आप देख क्या रहे हैं, मुझे लगता है मैं प्यारा लग रहा हूँ, मुझे पता है, बट प्लीज़ आप इसको करें। सवाल पूरा ही है ये, 100%। नहीं, वो आ गया, वो यू आर द ऑडिट सीनियर पूरा आ गया पेज पे। नहीं, सही है रिक्वायरमेंट, वरना फिर ऑनलाइन वाले बच्चे आके पूछते हैं ना कि सर रिक्वायरमेंट क्या है। एफबी पे अभी अपलोड कर देता हूँ, अभी ही अपलोड करते हैं। टाइम आपके पास इसको करने के लिए है 20 मिनट। बिल्कुल सही है शाफे, सही जा रहे हो। आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि टेंशन हुई है। हाँ ठीक है, नहीं वो पहली रिक्वायरमेंट मिस कर दी आपने मिशेल। पहली रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा, यस, टेस्ट ऑफ डिटेल।
यस बिल्कुल मिशेल, ऐसा ही है। वो मिस हो गया आपसे। हाँ एक तो सही पिक किया, पर कहानी उससे बहुत ऊपर की है। मैं देख देता हूँ कादिर। हेलो यार, वो एक काम तो कर दे, मेरा लैपटॉप तो ला दे, उस रूम में पड़ा हुआ है, और पानी की बोतल एक। थैंक यू। तभी तो दिया है। मतलब अभी से बता रहा हूँ, उस सवाल में मैंने जो हरकत की है वो ये है कि आपको सोचने पे कुछ मजबूर करूँगा और होगा कुछ। हाँ मतलब एक मैंने वार्निंग दी है। अनप्रेजेंटेड नहीं होता देता, उसको सही कर लेना, बाकी सही है। जुहेब तुमने पहला गलत लिखा है। गलत रस पिक किया यानी।
सही है ARS, रिस्क सही है। मिशेल गलत एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा दूसरा रिस्क आपने सही पिक किया, बट उसको लिखने का तरीका सही नहीं है। गलत ड्राफ्टिंग आमना। अनुष्का गलत। दूसरा रेस गलत है अदीन। और तीसरा रेस भी गलत है। शुक्रिया जी आमना। Since the regulatory authority banned यास्मीन, आपने बोला कुछ है और कंक्लूड कुछ किया है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई डिस्क्लोजर भी अमेंडमेंट होती है ना। बिल्कुल सही है मिशेल। रिदा गलत। बोतल लगा दे। तो तू क्यों गली के कोने पे बैठता है, मुझे ये बता। इधर बैठ गया। नहीं, उसके बाद में शर्म आ रही है बैठने में। कुछ भी नहीं करेगा वो। तो फिर भाई है तो बैठ गया। फिर कुछ हो तो बोलियो नहीं मुझे।
अक्सर पहले में खाली आप यहीं तक रुक जाए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, तो बिल्कुल सही है। आमना पहला गलत है, और जो आगे लिखा है ना उसकी आरपी वो सही है। और हाँ सही है, जेनरिक रिस्क बिल्कुल सही लिखा है। वीवो गलत। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने ऐसा लिखा हो भाई। अगर एक सब्सिक्वेंट इवेंट है और सब्सिक्वेंट इवेंट नॉन एडजस्टिंग भी होता है, और अगर उसका डिस्क्लोजर दरकार होता है और डिस्क्लोजर नहीं भी डला हुआ, तब भी एफएस की अमेंडमेंट होती है। मल्टीपल बिल्कुल होती है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वापस से चेंज होते हैं अगर डिस्क्लोजर भी दरकार हो, और डिस्क्लोजर का ना होना भी एक मिस स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव नहीं, मिस स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव तो बाद में आता है। पहला सही है बिलाल। बिलाल आपने ये जो लिखा है ना प्रोविजन वाला, ये गलत है। आपने कंक्लूड ही गलत किया, क्योंकि आपको बता दिया गया ऊपर। एनआरबी वाला भी गलत है। और आखिरी वाला भी गलत है। एक्सेस अमाउंट कहाँ डिस्क्लोज की हुई है उसने? उसने तो आई थिंक पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है ना। ये कौन सी चर्च है भाई? आयशा अभी चेक कर लेते हैं। पूरी पे डिस्क्लोज की हुई। अंग्रेजी थोड़ी खतरनाक लिखी है रात के मरहले में मैंने, बट पिक हो रही है। ये तो आपको पता। आयशा कहाँ गया आपका सोल्यूशन?
गलत लिख लिया आयशा पहला। दूसरा सही है आयशा। तीसरा भी सही है और उसमें कुछ मिसिंग भी हैं आपके। अभी करा देंगे मिशेल। यस बिलाल बिल्कुल। सही है रिदा। ये डिस्कस कर लें आप। आई थिंक कि नॉट एवरीवन हैव रिटन द इंटायर सोल्यूशन। इंटायर का मतलब इंटायर है ना। 20 मिनट तो अभी नहीं हुए ना, 10 मिनट हुए हैं। 20 मिनट हो गए, टाइमर लगाया था। चलो फिर तो भाई फिर मसला है। तो एक कितने मार्क्स का था टोटल? 15। 15 में 20 में कैसे करेंगे? मैं तो जानबूझ के कम रखा है ना। नहीं सही 25 पे होना चाहिए। चल 5 मिनट और ले ले। 5 मिनट भी नहीं होगा मतलब देखो, मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होगे ना, तो वो ये प्रेशर होता है कि उसमें सोचने का टाइम। अब मैं तुम्हें अगर 1 घंटा दे दूँ तो तुम आराम से लिख लोगे ये बना के। पेपर फेल होने का ऑडिट का एक तो रीज़न ये होता है कि हम पिक गलत करते हैं, और जल्दबाजी में तो और गलत पिक होता है। तो इट्स यूजलेस ना कि तुम अपनी ईज पे बैठ के घर पे बैठ के करो अगर, और वो लाइव नहीं कर रहे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे टाइम मैनेजमेंट। अगर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में तुम्हें सोचने का मौका दिया जाए तो तुम गलती करोगे। उस चीज़ को हैंडल करना है ऑडिट में, ये मसला है। अभी तक मैं देख रहा हूँ बच्चों ने सिर्फ रिस्क लिखे हैं, यानी इवैल्यूएशन एंड रिस्क। मतलब व्हाट अबाउट प्रोसीजर्स? चलो अब कुछ मिल बांट के कुछ सुनते भी हैं और कुछ पूछते भी हैं। चलो 5 मिनट दिए ना मैंने, 5 मिनट लें करें।
अब्दुल्ला कमिटेड फाइल इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट अगेंस्ट पहली लाइन गलत लिखी है तुमने अब्दुल्ला। दूसरा भी तुमने एक्सप्लेन गलत किया है। तीसरा चलो सही है, पर एक तुमने मिस कर दिया। अली अब्बास, मैं तुम्हारा रीड कर रहा हूँ आंसर। गलत अली अब्बास। बिल्कुल हो सकता है मनाइल। कम्युनिकेशन गलत है, यानी तुमने चीज़ सही कन्वे नहीं किया। अभी बताता हूँ मैं अब्दुल्ला। मिशेल गलत। ड्राफ्टिंग चेक कर दूँ मतलब रीड नहीं करूँ मैं। ओके चलो पहला सही है। दूसरा गलत है। तीसरा गलत है। चौथे की एक्सप्लेनेशन गलत है। और आखिरी भी गलत है नहीं? नाइला मैं चेक कर लेता हूँ। यहीं पे ट्रैप था, आपने प्रोसीजर गलत लिखे हैं नाइला। और रिस्क में एक आखिरी की चीज़ गलत लिखी है। अभी देखो मैं ट्रैप सही करता हूँ वो। हाँ भाई, तो शुरू करें कार्यक्रम। तो 2 घंटे लेट के कर लेना भंगी, मतलब एक टाइम फ्रेम है। खैर हो गई ना, खैर हो गई। पूरा नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ पहला क्या पूरा करें। वो कर लियो ना, तो ये पता है ना तू क्या लिखेगा। फिर भी लिखना है। आपसे पढ़ने के बाद सब्सटेंटिव बुक से देखने की नीड नहीं होती, खुद आ रहे होते हैं। चलो थैंक यू। बट जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो वो खुद आने वाले भी ना आगे पीछे हो जाते हैं। सही है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत आपसे करते हैं आज। पहला जो रिस्क है आपका जो भी है वो क्या है? क्या सब्सिक्वेंट इवेंट वाला? तो ये ऐसे ही उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में पढ़। Competitor has filed a patent infringement lawsuit against the company for which they have disclosed a contingent liability of 80 million.
And after hearing the court has awarded damages of rupees 85 million, so the company is required to recognize the provision of 85 million at clear end because the condition are existed at clear end as this. अच्छा, ये कितने दिन लोगों ने लिखा है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ईयर एंड के ऊपर? बिल्कुल सही, सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करनी थी क्योंकि वो 560 को टेस्ट कर रहा है, ऐसा ही है। वेरी गुड, ये जितने लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। आगे दूसरा इनका सर दूसरा वो खानदानी रिस्क फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हाईली रेगुलेटेड एनवायरमेंटल रिस्क और पेनल्टीज हो जाएगा, एंड अनडिस्क्लोज कंटीजेंसीज, वो जो इसके अलावा है। पर ये कंटीजेंसी एक अलग चीज़ है, सही है। पर इसमें ये भी तो लिखो ना कि डिस्क्लोजिंग दिस इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अमाउंट कंस्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट, क्योंकि एवेल्यूशन में ये भी आता है कि आपको अभी देन एंड देयर पता है कि ये ऑल टुगेदर क्या है, मिस स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, इवेल्यूएशन में आ गया ना, तो हाँ, तो आपने ये बताना है ना कि भाई ये ऑल टुगेदर मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि इवेल्यूएट करने को बोल क्यों रहा हूँ, इसीलिए तो कि उसमें मसला क्या है। तो आपने अगर इसमें वैसे बात की जाए, यहाँ पे लिख भी लेते हैं सर, ये नहीं लिखा कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, पर ये लिखा कि एडजस्टिंग इवेंट है, तो उसके मार्क्स थोड़े से कटेंगे। रीज़न बीइंग कि आपका एडजस्टिंग इवेंट तब ही होता है क्योंकि आप किसी बुनियाद पे कहते हो ना, बेसिस होती हैं, वो बेसिस अगर नहीं बताओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा ऑनेस्टली बता देना जिसने ये तो लिखा एडजस्टिंग इवेंट है बट ये नहीं लिखा कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आप और कोई बच्चा जल्दी से, कोई मसले वाली बात नहीं है, सीखने बैठे में। न्यू फैक्ट्स मतलब जो लॉयर है उसने अपनी दलीलें जो हैं वो बाद में पेश की हैं, यानी कोई मतलब एक अपना आर्ग्यूमेंट बाद में पेश किया है, तो न्यू फैक्ट्स बताएं। पर न्यू फैक्ट्स का होना और इस चीज़ की कंडीशन के एग्जिस्ट होने में फ़र्क है। या वो मे भी इसके मार्क्स काटे क्योंकि आपने उसको बेसिस, देखो आप हमेशा कहते हो ना कि बेसिस फॉर ओपिनियन होता है, तो आप किसी को बोलने जाओगे कि यार आप ज़रा इस इवेंट को, एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट करो, तो बोलोगे क्यों, तो क्यों एडजस्ट करूँ मैं इवेंट इसको, तो आप बोलोगे कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है, बट क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन, केस पहले से ही मौजूद था, फैसला कब हुआ है बाद में, पास्ट इवेंट मौजूद था पहले, यही बात है। चलें, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजर बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट ईयर एंड, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लिखा था तुम लोगों ने, तो सर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ऑल टुगेदर एक तो आयजा 560 की बात की, दूसरा हमने ये कहा कि ये मटेरियल तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं पता, हमने ये कहा कि ये मिस स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजर। तो यही तो कहा बेटा मैंने कि हम यही लिखेंगे ना कि ये मिस स्टेटमेंट है, सही है। अच्छा चलें, एक तो ये बात हो गई। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 80 मिलियन रिकॉर्ड और 5 मिलियन डिस्क्लोज, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि वो तो ये कह रहा है, रीड कर लेते हैं ना, इन दिसंबर 2024 a competitor filed a patent infringement lawsuit against the Samsung Limited as at 31 मार्च 2025 मैनेजमेंट डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 80 मिलियन, ये डिस्क्लोज हुआ है, सही है, in accordance with IAS 37. However, on 15th May after the year end, the court ruled against Samsung and awarded damages 85 million. तो वो तो कह रहा है कि भाई damages 85 million के होगा, यानी हमने जो डिस्क्लोज किया हुआ था वो अमाउंट भी कम है। अच्छा, the increase in damages resulted from the new facts submitted by the company's lawyer in the court. तो भाई लॉयर तो अपने फैक्ट्स चेंज करता रहेगा ना, कि भाई इस बेसिस पर, ये मतलब थोड़ी ना कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो तो लॉयर के फैक्ट चेंज हुए हैं कि वो जो सबूत लेके आया है वो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ पे, तो जानबूझ के लिखा था मैंने। यस, विच हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड अर्लियर, भाई सही है, उसने एक आर्ग्यूमेंट रखा होगा, वो आर्ग्यूमेंट पहले नहीं दिया होगा, अब दे दिया, तो मसले वाली बात नहीं है। आगे इसकी एग्जाम्पल वैसे ये देता हूँ कि समझाने के लिए सिर्फ, मैंने आपको याद है वो पेंशन वाला केस सिखाया था, तो पीडीसीएल की बात कर रहा हूँ। पीडीसीएल के अगेंस्ट में जो पेंशनर्स थे जो कोर्ट में गए थे, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो पहले से ही सिविल सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हमें क्यों इससे अलग किया गया।
अच्छा तो एक आध कोर्ट ने जो केस है ना उनके फेवर में दे दिया पीडीसीएल के। अच्छा इस बेस पे क्योंकि पीडीसीएल ने ये क्लेम किया क्योंकि वी आर नो मोर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम तो किस में कन्वर्ट हो गए, कंपनी में। अच्छा अब जो आर्ग्यूमेंट उन लोगों ने दिया वो सीधा साधा था, यही पेंशनर वापस गए अपने किसी अच्छे लॉयर को हायर करके, बड़े लॉयर को, उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसने बोला कि भाई इस कानून में ये लिखा हुआ है जब भी प्राइवेटाइजेशन होगी एग्जिस्टिंग लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे। अब मुझे बताओ, कंडीशन तो वैसे भी एग्जिस्ट करती थी एट द टाइम ऑफ दियर ट्रांसफर, फैक्ट उसने बदल दिया ना, उसने अपना आर्ग्यूमेंट बदल दिया, तो इसका मतलब है कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, वो चेंज हो गया फैसला। आपको पता भी है कि भी फैसला आया तो पीडीसीएल वो हार गया, ये बताना चाह रहा हूं। तो उसने खाली आर्ग्यूमेंट रखा है अपना, ये थोड़ी ना है कि मतलब कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती थी। भाई वो एम्प्लॉय थे और एम्प्लॉय हैं और ट्रांसफर भी हुए थे, उस वक्त जो कोर्ट में जो अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया गया वो अलग था, अब जो पेश किया गया वो अलग है। दैट डजंट मीन दैट कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। क्लियर है? चलें, ब्लू लाइन वाला रिपीट करते हैं, 2 ब्लू लाइन है, कौन सी वाली रिपीट करूं भाई? उसने डैमेजेस अवॉर्ड किए और फिर हमने ये कह दिया कि हैज बीन प्रेजेंटेड अर्लियर कंटिंजेंट लायबिलिटी अमाउंट डिस्क्लोज हैज बीन अपडेटेड। तो इसका अंग्रेजी का चौसियों मतलब ये है ना कि कंटिंजेंट लायबिलिटी पहले 80 पे रिकॉर्ड हुई थी, अब 85 पे हो गई है, लेकिन इसको क्या होना चाहिए? अच्छा तो मुझे बताओ कितने लोगों ने ये गलत किया वैसे? आपने और कोई? जल्दी से भाई, सारे बच्चे सही हो गया था? चले यहाँ पे कुछ लोग हैं पार्शली करेक्ट पार्शली सही, ओके। तो देखो ये ख्याल रखना है, तो उसने तो बेसिकली अपना डिस्क्लोजर अपलोड मतलब जो है ना अपडेट कर दिया ना, तो वो अपडेट कर दिया, दैट्स इट। पर हम कह रहे हैं कि वो तो अपडेट होना ही नहीं चाहिए, वो तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट है। चलें ओके, बस रिकॉर्ड वाली बात नहीं लिखी तो बेटा फिर मतलब फिर क्या ही लिखा? सही है, इवैल्यूएशन में ये आता है। अगला जी, ऐसे नहीं आप वो नहीं कर सकते ना कि हर जगह निकल जाए, सिचुएशन टू सिचुएशन मीट करती है ना। किसकी बेसिस? जिन्होंने कौन? वो मतलब शौहर है हमारे, कौन है? मैनेजमेंट ना। क्या किया उसने? इन्होंने इतनी इज्जत दे रहा है, बोल भाई मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है। हाँ सही है, तो हम कह रहे हैं कि अब हमें हमारे सामने यही मसला है ना, वाई आई एम गोइंग इन टू अदर थिंग्स, जबकि सवाल जेनरिक है ही नहीं। बता दिया ना इवैल्यूएशन में कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। रिस्क इसमें यह है कि उसने जो ये वाली अमाउंट है ये डिस्क्लोज करने के बजाय क्या, वो रिकॉर्ड करने के बजाय क्या की हुई है? रिस्क क्या मतलब? ये तो कंफर्मेशन हो गई ना मुझे, तो आपका ऑडिट इशू है, ये ऑडिट इशू है। तो आपने बता दिया कि भाई मुझे पता लग गया यहाँ पे। रिस्क इसमें एक पहला था जो जेनरिक था कि भाई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, और वो आ गया जी। तभी तो हमने लिखा कि मिस स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजर। नहीं ऐसा नहीं है ना, क्योंकि नए फैक्ट्स तो उसने खाली अपनी एक आर्ग्यूमेंट पेश किया है। नहीं देखो, जो आप कंडीशन एग्जिस्ट करने की बात करते हो ना, तो उसकी बात करोगे कि वो इवेंट एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, इसकी वजह से ऑब्लिगेशन आई है। अब पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट मैंने आज से की हुई है, पहले से की हुई है, तो ईयर एंड पे वो इन्फ्रिंजमेंट एग्जिस्ट करती थी, ये फर्क। सही है? नहीं, इवेंट केस का फाइल होना नहीं है, इवेंट है इन्फ्रिंजमेंट होना। इवेंट केस ईयर एंड के बाद भी फाइल होता ना, तब भी आपका ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ तो बोल तो दिया ना वो। आप कहो कि भाई मेरा रिस्क है कि मेरी लायबिलिटी सही तरीके से रिकॉर्ड या लायबिलिटी अंडर स्टेटेड है, बात एक ही है ना।
कंफर्मेशन से कह लो या कह लो कि मेरा रिस्क ही बाय ऑडिट रिस्क है ना कि रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो ऐसे कह लो वैसे कह लो, बात एक ही है। मकसद क्या है, 85 मिलियन रिकॉर्ड होना चाहिए, बस। क्लियर है? ओके, इसके प्रोसीजर भी बता दें साथ में, प्रोसीजर भी बता देते हैं। चलो और फिर ये मौत का कार्यक्रम अभी शुरू करते हैं, साथ साथ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, साथ साथ कर लेते हैं। चलें जी प्लीज। ओके अच्छा प्लीज सुनेंगे भाई, प्रोसीजर बता। मतलब रेगुलेटेड वाले के या नहीं इसके पहला जो हमने किया, We can check the judgment came by the court versus accuracy of amount and check whether condition. चेक नहीं इंस्पेक्ट होता है। वी विल ऑब्टेन एंड इंस्पेक्ट द जजमेंट पास बाय द कोर्ट एंड इंस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अवॉर्डेड एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट to remove the disclosure and record the amount of rupees 85 million. मैंने बताया वो जो आपने रिस्क में एवेल्यूएट किया था ना, वो मैंने यहाँ पे पहले बोला कि शायद कंडीशन एग्जिस्ट करती हो ना करती, फिर मैंने बोला इस केस में ये लगता है कंडीशन एग्जिस्ट करती तो मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, हम बोलेंगे रिकॉर्ड। नहीं वो तो हो गया ना, वो तो कोर्स ऑफ एक्शन है। हम तो अभी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं ना कि इस चीज को वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे। यही लिखे थे जो आप मैंने बोले, बिल्कुल वेरी गुड फैजान। हाँ भाई पहले बताओ बात समझ, यहाँ पे देखो लिखा भी है अहमद ने, ऑब्टेन एंड रिव्यू द कोर्ट डिसीजन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाई प्रोविजन अमाउंट ऑफ 85 मिलियन, रीकैलकुलेट एनी अक्रूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू द लॉसूट, रिव्यू बोर्ड मिनट्स एंड लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस टू कंफर्म, इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IAS 37। हाँ चलो प्रोविजन को भी डिस्क्लोज करना होता है ना, कि प्रोविजन बना लिया तो उसके बारे में बताना होता है ये प्रोविजन है किसके लिए। ये कहीं और ही निकल गई आप। ओके अच्छा यहाँ पे अदीम ने लिखा है रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंट बिटवीन द कंपनी एंड द लीगल एडवाइजर सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन टू द लीगल एडवाइजर, ऑब्टेन appellant filing and check whether there are any other plans of the management patent is infringed, ऑब्टेन कोर्ट रूलिंग। सही आपने 2 बार लिख दिया वो, मतलब ये ओवरऑल बात समझ आती है कि स्पेसिफिक कैसे वेरीफाई करेंगे, कोर्ट की जजमेंट उठाएंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या अवॉर्ड की गई है और देखेंगे क्या उसने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। दैट्स इट। क्लियर है? तो यही है ना 2-3, इसके अलावा क्या करोगे। अच्छा ये वाला प्रोसीजर लिख सकते हैं कि मैं लीगल एक्सपेंसेस इंस्पेक्ट करूंगा, नहीं क्या हमें कंप्लीटनेस का रिस्क है, हमें इसकी एक्यूरेसी का रिस्क है कि ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। हाँ अगर आपने वैसे कह रहा हूँ जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपने ये रिस्क लिख दिया कि कोई अदर कंटिजेंसीज की डिस्क्लोजर का भी रिस्क हो सकता है, तो फिर आपने ये प्रोसीजर भी लिखने होते अगर ये रिस्क होता कि बाकी सारी कंटिजेंसीज भी अनडिस्क्लोज हो सकती हैं यानी अनरिकॉर्डेड हो सकती हैं। पर यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ कंटिजेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो उसके लिए लिख सकते हैं कंप्लीटनेस, जो फार्मास्यूटिकल है। नहीं वो तो अभी हाँ वो वैसे उसके लिए लिख सकते हो, नहीं तो वो सही कह रहा है ना, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, उसके लिए कर सकते हो। नहीं कटेंगे क्या, मिलेंगे ही नहीं। कटेंगे तो तब ना जब लिखो तो कुछ कटौती हो, उसमें तो मिलेंगे ही नहीं। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है ना। चलें सर मगर एसएल कहता कि मैंने इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करूंगा, तो फिर क्या होता, फिर आप लॉयर को कंफर्मेशन भेजते और इवेल्युएट करते उसका रिस्पॉन्स, तो जैसा उसका एक्शन होगा वैसे आपके प्रोसीजर होंगे। भाई वो कह रहा है मैं इसके ऊपर वाले कोर्ट में चला जाऊंगा, तो सही है, तो हम बोलेंगे चलो भाई आप अभी तो हारे गए हो ना, तो अभी भी लॉयर से लिखवा के दो कि क्या चांसेस हैं कि आप हाई कोर्ट में जीत जाओगे, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाओगे, व्हाट्सएवर। सही है। चलें जी आगे, सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। हाँ ये भी देख सकते हैं कि सब्सिक्वेंटली पैसे पे हुए या नहीं हुए, ये भी कोर्ट रूलिंग ही है ना। चलें एक्यूरेसी के लिए अब लॉयर से भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, प्रोसीजर नहीं लिख सकते क्योंकि अब कोर्ट डिसीजन आ गया तो इट्स नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर। हाँ तो ऐसी बात है जब कोर्ट का डिसीजन आ गया तो बात खत्म हो गई है। क्लियर है? हाँ और आखिर में रिटन रिप्रेजेंटेशन के इसके अलावा कोई और तफरी नहीं है, वो तो एक आखिरी, वो तो अच्छा मेरे ख्याल से वो प्राइमरी प्रोसीजर है, सपोर्टिंग एविडेंस है, वो तो प्राइमरी एविडेंस नहीं है वो। चलें आगे, अब हमने कहा आगे रीड कर लेते हैं। ऑन 10th April
A government regulatory authority passed legislation banning one of the Samsung Limited key drugs due to hazardous material concerns. As a result, 40% of the company's finished goods inventory has become unsaleable. The closing inventory balance as at 31 March 2025 was 60 million. Management has made a detailed disclosure in the financial statement regarding this matter. अच्छा, तो एक तो गोइंग कंसर्न का लिखा था कि ई ड्रग है, ये सही पिक किया मेरे भाई ने कि सर ये यहाँ पे गोइंग कंसर्न का इशू है. कितने लोगों ने ये मिस किया? नहीं, अब सोचा नहीं, लिखा नहीं, तो फिर वो ई वर्ड की वजह से मैंने लिखा था. सही लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है. हम उसको असेस करेंगे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चीज़ है. क्योंकि दिस इज क्रिएटिंग अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ, क्योंकि ये इवेंट है, कंडीशन है जो ये बता रही है कि की ड्रग है. तो आप अगर किसी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई की ड्रग को बैन कर दिया है, तो आपका दिमाग तो जाएगा ना कि भाई इससे रेवेन्यू कितना आ रहा था, क्या फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होंगे या नहीं होंगे. तो दिस विल क्रिएट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. क्लैरिटी है? अच्छा, तो अब मुझे बताओ, एक तो ये हो गया इसमें आयजा 570 एनआरवी लॉस बुक होगा नहीं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. क्योंकि ये जो लॉ पास हुआ है ये बाद में हुआ है और उस वक्त तक ये हजार्डस चीजें कानून के तहत नहीं थी. ईयर एंड के ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं था जो मेरे इस ड्रग को हजार्डस करार दे. तो डिस्क्लोजर इज द राइट थिंग, अकाउंटिंग नहीं होगी. हाँ भाई, कैसा? मैंने इसमें से किया था क्योंकि हजार्डस मटेरियल, मतलब ये जो ड्रग है हमारी इन्वेंटरी में तो अभी भी पड़ा हुआ है. पड़ा हुआ है, पर क्या ईयर एंड के ऊपर ऐसा कोई कानून था जो इस ड्रग को हजार्डस करार दे? तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है? सिंपल वे ऑफ थिंकिंग, कैसे सोचें आप. गोइंग कंसर्न का पहला तो नहीं बोला हमने, हम तो ये कह रहे हैं इवैल्यूएशन में आप बोलोगे, इवैल्यूएशन में बोल सकते हो देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट नॉट गिव एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न. बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पप्पू मैं ये कह रहा हूँ इतनी देर से कि जब वहाँ कंक्लूड करोगे तो आएगा ना. हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड. तो आपका रिस्क ये है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि आप बताते हो ना इवेंट्स और कंडीशन. मैंने आपको बताया है कि जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी तो एफएस के अंदर वो फैक्ट डिस्क्लोज होंगे और फिर मैं अपनी रिपोर्ट में रेफर करूंगा. तो आपका रिस्क ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप वो मिस कर जाएं और मैनेजमेंट वो सही तरीके से बता ना पाए, ताकि भाई अवेयर तो हो जाए ना शेयर होल्डर, जो कंपनी का मालिक उसको पता तो हो चल क्या रहा है. क्लियर है? चलें जी. सेल रिटर्न का रिस्क आ सकता है पर इस पर, अबे जब एक चीज ही हजार्डस है तो सेल रिटर्न का कहां से रिस्क आ गया. हम अभी कहानी किसी और तरफ लेके गए हुए हैं. हम कह रहे हैं इस सिचुएशन में ये बता दो कि क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, दूसरा गोइंग कंसर्न का रिस्क है. क्लैरिटी है जी यानी? अच्छा, ये मसला वैसे इम्पेयरमेंट से ऊपर निकल गया है. पेटेंट प्रोडक्ट का है, मशीन का नहीं है. तो अगर मैं मंगवा रहा हूँ बाहर से, फिर अगर मैं मंगवा रहा हूँ बाहर से, फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बताया हुआ ना, तो अज्यूम नहीं कर सकते ना, ये कह रहा हूँ. पर मैं कह रहा हूँ तुम इम्पेयरमेंट की अगर बात कर रहे हो ना, ये कहानी उससे ऊपर की है, गोइंग कंसर्न. तो हमने तो वही लिख दिया. अब जब गोइंग कंसर्न की कैश फ्लो इवैल्यूएट करूंगा तो वो भी अल्टीमेटली हो ही जाएगा ना उसके अंदर. लिख लिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है. सही बात है, सही है सर. इसके प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न वाले अभी पूछते हैं ना आपसे, एक मिनट. अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे एनी कैरियर से सस्टेनेबिलिटी लिंक कर सकते हैं क्या? मैंने आपसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मांगी है. हाँ, अगर मैं रिक्वायरमेंट में ये डाल दूं कि आप मुझे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क बताएं,
पर वो शर्त ये है कि तुम्हें ऑडिट पे रखा गया हो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस पे। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एश्योरेंस है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एश्योरेंस नहीं है, तो दोनों में फर्क है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि उस जोन में जाके आपने वो लिख दिया। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एश्योरेंस इज समथिंग एल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एश्योरेंस इज समथिंग एल्स। अभी हम किस पे बैठे हुए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एश्योरेंस के ऊपर। क्लैरिटी है? चलो अब जानी प्रोसीजर क्या लिखे? नहीं लिखे, प्रोसीजर नहीं लिखे। चलो अगर नहीं भी लिखे बताओ। We will inquire management that how much impact would be created on company financial, and if such impact is significant, there could be material uncertainty. So we will ask management to prepare going concern assessment. ये बिल्कुल सही लिखा है इसने। पहले मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है, कितने कैश फ्लो आप गवाओगे, और फिर अगर उन्होंने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं की हुई तो उनको बोलो कि पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट करे, विच विल कवर एटलीस्ट 12 मंथ्स। ये लिखा था 12 months होना नहीं पड़ा going concern assessment. हाँ, पर वो फिर हम लिखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ये तो प्रोसीजर ही है ना आपका कि आप उसको बोल रहे हो कि ये करे, मतलब इसके आगे क्या करोगे? फिर जब वो इसका जवाब देगा फिर आप इवेल्युएट करोगे रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस टेकन इन द प्रोजेक्शंस। अब ये जेनरिक होगा क्योंकि इसमें आपको बताया नहीं ना, उसने आपको प्लान क्या दिया है, तो अब आप कैश फ्लो तक महदूद रहोगे। आगे And check the reasonableness of cash flows and profits taken, and we will inquire management that is there any plan to tackle such situation, and we will corroborate that plan impact shall be appropriately incorporated in going concern assessment. मतलब अगर कोई प्लान है तो उसके इम्पैक्ट्स आपके going concern assessment में शो होने चाहिए। सही है, चलो सही है, वैलिड है। आगे We can also check BOD minutes, and on above procedures we will determine whether there is material uncertainty, not going concern or going concern. नहीं, बीओडी मिनट्स वाला रेलेवेंट नहीं है। आगे तुमने वो नहीं देखा ना कि जो ये कानून पास हुआ है, वी विल ऑब्टेन द रूलिंग पास बाय द रेगुलेटर एंड इंस्पेक्ट द डेट ऑफ पासिंग द रूल या रेगुलेशन। क्योंकि डेट क्यों मैं देखना चाह रहा हूँ? ये देखने के लिए कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, तो इसीलिए तो मैं डेट इंस्पेक्ट करूंगा। उसके लिए मुझे वो कानून चाहिए जो पास हुआ है। अच्छा, हम इसमें ऑब्टेन करेंगे द रेगुलेशन पास एंड इंस्पेक्ट द डेट एंड द इन्वेंट्री दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हजार्डस। सही है? तो ये देखूंगा ना कि भाई इन्वेंट्री का कौन सा उसने ड्रग हजार्डस करार दिया कि मेरे से रेलेवेंट है भी या नहीं भी। भाई ऐसा तो नहीं बिला वजह डिस्क्लोजर चला जाए, तो मैनेजमेंट ने तो डिस्क्लोज किया हुआ है, तो हम उस डिस्क्लोजर पे भी तो काम करेंगे ना। तो उस डिस्क्लोजर पे काम करने के लिए यू नीड एन एविडेंस, एंड हो सकता है कि उससे ज़्यादा कोई ड्रग्स भी हो, पर हम ये कह रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए ना कि हो सकता है भाई उसने उसको डिस्क्लोज किया हो, रिकॉर्ड होना चाहिए हो। तो आपने तो पहले वो कानून उठाना है और उसमें इंस्पेक्ट करना है कि वो कानून कह क्या रहा है, उसकी डेट क्या है, और फिर देखोगे, डिसाइड करोगे कि वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसी के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो कौन सा ड्रग है, तो आप एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। ऐसा है ना? हाँ या नहीं? एक्सपर्ट हायर कर सकते हो ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई इसकी जजमेंट का मतलब क्या है, किस किस पे अप्लाई हो रहा है, अगर वो आपकी पहुंच से दूर है, यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इशू के अलावा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है इंक्वायर इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द गोइंग कंसर्न। देखो उसने कितना जेनरिक लिखा है, इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर फ्रॉम द। इसने ये नहीं बोला कि इंस्पेक्ट क्या करूंगा, नहीं आई बात समझ। देखो उसने लिखा क्या है, इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द गोइंग कंसर्न। भाई क्या इंस्पेक्ट करूंगा, क्या इंक्वायरी करूंगा? तो इंस्पेक्शन क्या करनी है उसने ये नहीं लिखा, इंक्वायर क्या करना है ये नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लो फोरकास्ट। यहाँ पे ये जनरिक चल सकता है क्योंकि हमें उसने प्लान अपना बताया नहीं है। चेक द सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ एंटिटी एंड मैच इट विद द मैनेजमेंट कैश फ्लो। चलो एक ये जेनरिक प्रोसीजर लिख सकते हैं कि भाई ईयर एंड के बाद जो उसकी कैश फ्लो की रीजनेबलनेस को देखने के लिए कि ईयर एंड के बाद कितने का बिका और हमने कितना लिया हुआ, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। बट अगेन इसने ये प्रोसीजर मिस कर दिया कि भाई मैं जो भी हमारा कानून पास हुआ है उसको ऑब्टेन कर लूँगा, उसके फैक्ट्स देख लूँगा और उसके अंदर डेट देख लूँगा कि वो डेट ऑफ पासिंग क्या थी। क्लियर है जी?
कितने का बिका नहीं है मेरा भाई, मैं चुन्नी। वो कह रहा है कि मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर रहा हूँ तो उसमें कैश फ्लो दिए हुए हैं, वो कैश फ्लो की रीजनेबलनेस देखने के लिए कि अगले साल जो कैश फ्लो अज्यूम किए हुए हैं वो सही है या नहीं है, उसके लिए ईयर एंड के बाद की सेल देख लूंगा और देख लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे साल में 10 मिलियन कह रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए की हुई है 1 महीने में। तो 1 महीने में अगर 1 लाख की हुई है तो 12 महीने में 12 लाख रुपए की 10 मिलियन पे कैसे पहुंचेगा, वो ये कह रहा है। सही है, वो सेल की बात नहीं कर रहा कि मैं एनआरवी टेस्टिंग, वो वाली बात नहीं हो रही है जी। सर एक और चीज़ पूछनी थी, आपने बोला कि ये BOD मिनट्स वाला एलिमेंट है, ये तो जेनरिकल लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं? भाई, BOD मिनट में इम्पैक्ट वगैरह। और एक और चीज़ पूछनी थी, नहीं पहले वो क्लियर हो गया, एक और चीज़ क्या मतलब? नहीं मतलब ये मैंने पास पेपर जब किए थे ना तब उसने वो वैसे ही लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? कोई वजह होगी ना, कोई बैंक इस मतलब कैश एंड बैंक का मैटर होगा। नहीं, वो बोल रहा है इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट केसेस के लिए होता है। सिर्फ ऐसे प्रोसीजर लिखा था, लाइन में लिखा था इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट। नहीं पर किसके लिए बोर्ड मिनट्स, क्या वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा था, आपको शायद सवाल पता हो कि 6 एयरक्राफ्ट हैं और एक हेलीकॉप्टर है, 6 एयरक्राफ्ट बैन हो गए, तो हमारा तो वो तुम उसमें कहो ना कि वो उस वजह से है कि तुम कह रहे हो कि बोर्ड ने इसके ऊपर क्या डिसाइड किया वो इंस्पेक्ट कर लो सबूत के लिए। सही है, तो पूरा लिखो, उससे रिलेट करो। उससे रिलेट करना पड़ेगा। पूछनी थी, अगर प्लान जैसे बनाया है तो उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर 1 करोड़ उसके लिए चाहिए तो उसके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। अब नहीं, ये कहाँ से देखोगे? प्लान इसमें बताया प्लान में? नहीं बताया ना, तो जब बताएगा तब की तब बात करेंगे। तो उसने बताया हुआ था पेपर में बात। तो बताया हुआ तो वेरीफाई करेगा ना मेरे भाई, यही तो कह रहा हूँ। बाद में सवाल में नहीं था, सॉल्यूशन में बोल रहा है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी देखेंगे, अगर वो बोरो कर रहा है फाइनेंसिंग वगैरह अपने दूसरे प्लेन्स की बाइंग के लिए, प्लान की बात कर रहा हूँ। तो उसने पे नीचे तुम्हें रिक्वायरमेंट में मेरा भाई ये भी लिखा होगा, यू मे अज्यूम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सही है, सही है। हाँ हाँ, सही है ना, वो भी देख लिया करो। उसमें नीचे लिखा होता है यू मे अज्यूम, तो जब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तुम तो ये कहो उसका पेरेंट सपोर्ट कर लेगा, ये लोन ले लेगा, तो वो सारी चोरंगियाँ लिख सकते हो। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा है इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट, प्लीज़ यार ये सुनना है, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट फ्यूचर प्लान्स, इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट एनी ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट की ड्रग्स, आस्क मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शन, असेस इट्स रीजनेबलनेस। बिल्कुल यही बातें हमने सारी की हैं। अच्छा, अब आगे आखिरी वाला, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख रहे थे और यू आइडेंटिफाइड द कंपनीज एंटर्ड इनटू अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट विद जीनत प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल्ड बाय। अच्छा, तो क्या ये आरपी है? सीईओ का ब्रदर नहीं, सीईओ के ब्रदर की कंपनी है। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं सीईओ हूँ, मेरा भाई है, हम दोनों अलग अलग कंपनीज में बैठे हुए हैं, तो यह है बिल्कुल सही है। आगे यानी आरपी तो है। आगे, अंडर दिस एग्रीमेंट जीनत प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड टू प्रोवाइड अनसिक्योर्ड, दिस फैक्ट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑडिट टीम एंड नो डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस देन। अनडिस्क्लोज गलत, अनडिस्क्लोज आरपी का नहीं, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। नहीं, देखो फिर अगेन अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी का। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों ने, पता है, सुनना, इस बच्चों ने प्रोसीजर ये लिखे थे इसमें, जो यहाँ पे देख रहा था मैं, कि मैं बाकी टीम मेंबर्स को बता दूंगा। भाई होता है ना, अनडिस्क्लोज आरपी सामने आती है तो आप बाकी टीम मेंबर्स को बताते हो, मैनेजमेंट को बोलते हो कि व्हाई दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन मिस्ड, यानी व्हाई दिस रिलेटेड पार्टी मिस कैसे हो गई। क्लियर है? कौन से ऐसे कंट्रोल थे जो फेलियर थे? अच्छा, पर ये तो हम तब लिखते हैं ना कि जब रिलेटेड पार्टी ही न्यू आइडेंटिफाई हो, रिलेटेड पार्टी ही। इस केस के अंदर आपने इन प्रोसीजर्स को थोड़ा सा अमेंड करना होगा। आप बोलोगे कि यही सवाल होगा, पर सवाल ऐसे होगा, व्हाई दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैज बीन फेल्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू अस, यानी ये ट्रांजैक्शन कैसे मिस हो गई। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा कि भाई आप जाके देखेंगे और बोलेंगे कि भाई ये क्यों आरपी मिस हो गई। आरपी मिस नहीं हुई, आरपी की ट्रांजैक्शन मिस हुई है। अच्छा, फिर ये लिख सकता हूँ मैं कि बाकी टीम मेंबर्स को बताऊंगा कि इससे जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी एक जगह कर लो।
नहीं, ये रिलेटेड पार्टी तो मुझे पहले से ही पता थी, उससे ट्रांजैक्शन जो नहीं है तो उससे ट्रांजैक्शंस भी बाकी पता थी। ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसमें यूँ लिखेंगे स्पेसिफिकली कि इस आरपी के रिलेटेड, इस आरपी से अगर आपको कोई और ट्रांजैक्शन मिलती है तो वो बता देना। अच्छा, फिर अब रेलेवेंट सवाल होगा कि क्या कोई ऐसा कंट्रोल जो मिस हुआ, जो मतलब जो लैप्स हुआ, जिसकी वजह से ये आरपी ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होने से रह गई। तो मैं आरपी की बात नहीं करूंगा, ट्रांजैक्शन की बात करूंगा। तो ये जो जुमला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं, रिलेशनशिप तो हमें पता है ना सर। कैसे पता थी ये आरपी, कैसे पता थी ये आरपी? क्योंकि देखो वो ये कह रहा है ना कि हमने ये देखा कि उसके भाई से जो है वो कॉमन कंपनी है। हम तो खुद कह रहे हैं कि उसके भाई को हमने देखा उसकी कॉमन कंपनी है, तो हमें ये नहीं बताया हुआ उसने। देखो मैंने स्पेसिफिकली लिखा भी है ये क्या, दिस फैक्ट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑडिट टीम एंड नो डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इस ट्रांजैक्शन का पता नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ वो सारे प्रोसीजर लिखो, बट ट्रांजैक्शन की मद में लिखो। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो सारे के सारे किस मद में लिखोगे? ट्रांजैक्शन की मद में, ताकि आपको ऑल टुगेदर समझ आए। अच्छा, अब ये वाला जो इवेंट है ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? हाँ भाई, एडजस्टिंग है। वो मिनट्स ऑफ द, अबे चलसियों, नॉन एडजस्टिंग है। ये मीटिंग ऑफ द मिनट्स ही बात के हैं, तो ईयर एंड के बाद वाली बीओडी में हो रहा है भंगी। इसमें प्रॉपर आइजा 560 टेस्ट किया है मैंने। हैं क्वार्टरली होती है चलसी मीटिंग्स तो होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है। इसमें क्या है, एक पीडीसीएल में 1 महीने में 4 मीटिंग हुई हैं। तू कौन होता है पे बोलने वाला उनको? हाँ, वैसे क्वेश्चन मजे का था ना। आइजा डेट्स के साथ खेलना, 560 के साथ खेलना, गोइंग कंसर्न, प्रोसीजर, रिस्क, सब। हाँ भाई, पहले बताओ गेम समझ आई? ऐसे और सवालात? एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम में कौन अप्रूव करता है? तो एजीएम क्यों बोल रहा है वो? बोर्ड मेंबर्स, ऑडिट कमेटी अप्रूव करती है। कानून बता, कानून बता, बाद में बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट आ जाए ना तब मेंबरशिप आ जाए। डायरेक्टर को लोन दे रहा हूँ, डायरेक्टर के भाई को लोन दे रहा हूँ या उससे ले रहा हूँ? सवाल है। जहाँ तुम सोच खत्म होती है ना, वहाँ से भाई की शुरू होती है। कंपनी लोन दे रही है भाईजान। देखो उतना लॉ घुसाओ जितना ऑडिट में आए, सही है? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल। लेकिन वो तो एसोसिएट अंडरटेकिंग होता है भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लॉ पढ़ा रहा हूँ मैं वो ख्याल रख के सवाल बनाता हूँ, सही है ना? मुझे पता है ये चोचले आएंगे बिला वजह के, मैं इसलिए उन चीज़ों को दूर रखता हूँ कि भाई वो सवाल ही नहीं है। बिला वजह जो है वो लिखा नहीं है चसी, वो उसका अप्रूवल चाहिए होगा एजीएम का। अबे जो है वो तो लिख ले, फिर मैं ये भी लिख लेता तो क्या होता है? जो लिखना है वो तो लिखो पहले, सही है? चलें, अब पहले मुझे एक बात बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी से सारे बच्चों इधर कनेक्टेड रहना है। चलो ये तो ये बात हो गई, एक और आखिरी रिक्वायरमेंट भी है। नहीं, सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, अब मैं स्पेसिफिक पूछूंगा। मुझे ये बताओ कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे, एक एक करके चलो। हाँ भाई, एक एक करके भाईजान। अमार जानी बार बार लिखने से कुछ भी नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू इट। अभी मैंने डिस्कस कर लिया ना, खत्म हो गई ना बात। सुकून से बैठे रहो, सुनो, सीखो पहले यार, सोल्यूशन मिल जाएगा तुम लोगों को। इधर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको बयान कैसे करेंगे कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है। भाई पहली बात तो ये है, मैं मुर्तज़ा आपको बता दूं, ओपनिंग बैलेंसेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है।
देन वाई यू आर कंसर्न अबाउट के पहले साल का ऑडिट है और मेरे ओपनिंग बैलेंसेस गलत होंगे, आपके ऑडिट कोर्स का पार्ट नहीं है, सही है? चुपचाप बैठे रहो, अभी तो सुनो फोकस के साथ। इधर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ आप डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे 3 के 3 केसेस में? मैं पहला केस उठा रहा हूँ जिसमें आपने इन्फ्रिंजमेंट की है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा उसमें? एक तो मैनेजमेंट से जो कोड ऑर्डर है, जो लॉयर के फैक्ट्स हैं, कोड ऑर्डर डॉक्यूमेंट होगा, फैक्ट्स डॉक्यूमेंट होंगे, और एक एक करके बताओ। फाइल हुआ है, केस फाइल हुआ है, वो भी अटेंड किया। इसके बाद एक चीज मिस कर गए, और देखो ये बड़ी फजूल बात करते हो मेरे सामने कि ऑल प्रोसीजर दैट वी हैव परफॉर्म। भाई पेपर में ये लिखो कि ऑल प्रोसीजर परफॉर्म किए, वही समझ ले कि ये लिखूंगा मैं। डॉक्यूमेंटेशन मीन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन दैट यू विल डू, तो आपने लिखना उसको ऐसे होगा ना, वी विल डॉक्यूमेंट द कोड रूलिंग्स। वो डिस्क्लोजर जो गलत था उसको वेरीफाई ये गलत था, सही करवाया। हाँ जी, क्या समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो? या फिर आखिरी चौरंगी पे पहुंच गए? ओ भाई ये कौन डॉक्यूमेंट करेगा कि ये मैंने डिसाइड किया कि एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? ये सवाल तुम लोगों के लिए तभी बनाया है, फेल हो जाओगे भाई, अल्लाह को मानो यार। ये डॉक्यूमेंटेशन सवाल आ गया ना, धज्जियां हो जाएंगी दिमाग की, वो सिर्फ याद करके बैठे हुए हो। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि तुम्हारे ज़हन में गुमान में भी नहीं है। ओ भाई तुम हर चीज जो कंक्लूड कर रहे हो उसके बेसिस डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर तुमने ये डिसाइड किया कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो ये तुम डॉक्यूमेंट करोगे ना कि व्हाई यू थिंक दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, द बेसिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एंड व्हाई कंडीशन एग्जिस्ट, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट्स हैं। वो लॉ में डालेंगे जिसका इन्फ्रिंजमेंट भी है। यस, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई, आपको जो आयजा अप्लाई हो रहा है उसकी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आयजा 560 क्या कहता है? एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट ईयर एंड। तो बताओगे ना कि वी विल डॉक्यूमेंट द कंडीशन एग्जिस्टेड एट ईयर एंड एंड व्हाई वी थिंक दैट दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट। 3 चीजें थी उसमें, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन ड्रॉन, एविडेंस ऑब्टेन्ड और प्रोसीजर परफॉर्म्ड। कितनी चीजें? प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन ड्रॉन। तो यही तो बता रहा हूं। तो एविडेंस जिस चीज पे ऑब्टेन करोगे वो सब डॉक्यूमेंट करोगे यार, इतना आसान रखो अपनी जिंदगी को। और फिर शुरुआत मैं आपकी जगह होता, पता है सुनना, ये बड़े मजे की सवाल बनाइए, सुनना इधर। मैं आपकी जगह होता मैं शुरुआत कहां से करता? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर that any independent person who does not have any association with the client will be able to understand that the work performed, the audit evidence obtained, and the conclusion reached. We will document the following things in this areas. तो बनेगी बात आपके जवाब की कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करनी है कि इंडिपेंडेंट बंदा अगर इसको देखे जिसके इस ऑडिट से कोई ताल्लुक, वो देख के समझ जाए कि काम हुआ हुआ क्या है। ये आपने वहां से उठा लिया और फिर आपने सिचुएशन से कनेक्ट किया। आई थिंक दिस इज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर यू गाइस के डॉक्यूमेंटेशन। तू नहीं कहा था ना मुझे सर ऐसे सवाल डालो। और भी हैं, 6-6 मार्क्स के सवाल आते हैं सीधे सीधे। सीधा नहीं है ना, देखो वो भी सीधा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों को उसको परखने की तमीज़ नहीं थी। तो ऐसी हरकतें मैं करता रहूँगा आगे तक। क्वालिटी में से आया था तकरीबन 6 से 7 मार्क्स का, वो सिचुएशन से बोल रहा था बताओ क्या करेंगे। यही है ना, तो अभी तो दिन बाकी हैं, सही है। सॉरी कल के लिए एक दिन मिस हो गया क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। अभी भी जाऊँगा ना तो यकीन करो कल सिर्फ 12 घंटे में लैपटॉप पे बैठा रहा हूँ, खाना भी वहीं बैठ के खाया है, पानी वानी सब मतलब बता रहा हूँ ना, उठा ही नहीं मैं। ये आया भी था तुम कल यहाँ पे, तो भाई बड़ा टफ मतलब सीन चल रहा है। बट ये कि आई मेक श्योर कि मैं आखिर तक सेशन कराऊँगा। सही है, चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इसका सॉल्यूशन भेजते हैं, इसको रीड करवाएं। भेज रहा हूँ बंगी, रुक जा। और सर जो आप बोल रहे हैं ना वही करते हैं, अज्यूम नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उसमें तो नहीं है, सवाल दिखाओ। दिखा। अपडेट्स का बोला गया था कि बीओडी मिनट्स के अपडेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मतलब एयरक्राफ्ट शायद आपने देखा भी हो, लेकिन उसमें पता है वो पूछ रहा है कि प्लान जो है ना उसकी वायबिलिटी भी देखेंगे, बोरिंग कर सकता है नहीं कर सकता। ओ भाई वो ये कह रहा है ऑल्सो सजेस्ट ऑल्सो रेलेवेंट प्रोसीजर्स। तो रेलेवेंट प्रोसीजर तो फिर कुछ भी हो सकते हैं ना, वो इसलिए कह रहा है। इसमें रेलेवेंट नहीं देंगे। मैंने तो सब्सटेंटिव बोले ना, सिर्फ क्या बेस सिचुएशन में क्या करोगे।
हाँ R2 पे भी शुरू कराता हूँ सैटरडे से। वालेकुम सलाम। रिविजन का पूछा सर, रिविजन हो ही नहीं पा रहा है, क्यों? पता नहीं क्या मसला हो रहा है। हालांकि पूरे 5 मंथ्स कंसिस्टेंटली पढ़ा है, अब क्या कहते हैं क्या हो गया है। रिवीजन ऐसे करो कि टारगेट बना लो ना। हाँ मैंने टास्क बनाया मैंने, आई थिंक कि मैं 4 टॉपिक्स ही कर लूँगी, बट मुझे फिर ये लग रहा है कि अगर मैं 4 टॉपिक उठा रही हूँ लाइक